MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। और आज की दर्शकों पहली खबर है, सबसे बड़ी खबर है आज की। बिहार में योगी ने कहा और इधर योगी वाला मॉडल देखने को मिल रहा है। बिहार में अनंत सिंह जो बाहुबली हैं, अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। ये खबरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बिहार में चल रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से हुंकार भरी है। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। आपको बताऊंगा पीएम ने कैसे आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन पहले राहुल गांधी देखिए तालाब में कूद गए और ये बिहार में आज चर्चा का विषय हुए। तस्वीर देखिए जरा आप। राहुल गांधी सीधे बोट से तालाब के अंदर कूदे और दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी मल्लाहों को अपनी तरफ करने के लिए पूरी तैयारी से अब मैदान में आ गए। लेकिन दर्शकों चुनाव चरम पर पहुंच गया और अब खबर है कि बिहार के बाहुबली मोकामा से अनंत सिंह गिरफ्तार किए गए और लोग कह रहे हैं कि अब बुलडोजर वाला एक्शन भी होना चाहिए। तो क्या अब योगी मॉडल बिहार में हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ लोग काफी गुस्से में आ गए। लेकिन आपको बताते दर्शकों कैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है। देख रहे हैं आप, अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेशी हुई है अनंत सिंह की। बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया है और ये एक संदेश देने की कोशिश की है कि अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, कैसे बाहुबलियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उसकी तस्वीर आप देखिए। ये सुशासन का संदेश जहां आज अनंत सिंह पर शिकंजा कसा गया। अरे रुको भाई, अरे ये क्या कर रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूं दर्शक, कोर्ट में पेशी हुई, शिकंजा कसा और इधर अनंत सिंह को 14 दिन की जेल हो गई। यानी अब जेल में ही रहेंगे अनंत सिंह। 14 नवंबर को बिहार के चुनाव का रिजल्ट आना है, लेकिन क्या तब तक अनंत सिंह जेल में रहेंगे आपको बताएंगे आगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीर, आधी रात को कैसे गिरफ्तारी हुई। अनंत सिंह को लग रहा था कुछ होगा नहीं, लेकिन रात के वक्त पुलिस पहुंची और जैसा कहा गया है कि सुशासन की सरकार है, वैसी ही तस्वीर इस समय बिहार से सामने आ रही है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची तो पूरा इलाका जो अनंत सिंह का है उसे छावनी में बदल दिया गया। यानी रात के अंधेरे में जगह जगह पुलिस की टीम तैनात थी। और अब मैं आपको दिखाता हूं वो काफिला अनंत सिंह का, कैसे इस काफिले को ले जा रहा है। देखिए जरा, पटना की पुलिस की गाड़ियां और बीच में अनंत सिंह की गाड़ी। और आप देखिए गिरफ्तारी के बाद कैसे सन्नाटा पसर गया। यानी एक तरफ मोकामा से अनंत सिंह को लेकर पुलिस पहुंची और उधर मोकामा में गिरफ्तारी के बाद सन्नाटा पसर गया। अब दर्शकों सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे जैसे कार्रवाई की जा रही है वैसे वैसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। लेकिन बिहार में अब बुलडोजर एक्शन की डिमांड होने लगी। कहा जा रहा है कि बिहार में अब बुलडोजर चलेगा और यही कहा जा रहा है कि योगी ने जो कहा उसकी तस्वीर अब साफ होने लगी। न्यायिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उतनी ही आसानी होगी।
अपने बुलडोजर एक्शन से बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाले योगी आदित्यनाथ का सुशासन वाला संदेश बाहुबली अनंत सिंह पर पूरी तरह फिट बैठता है। कल तक दुलारचंद की हत्या का आरोपी अनंत सिंह खुलेआम चुनाव प्रचार के जरिए कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चुनाव आयोग और नीतीश ने अकड़ दिखाने वाले छोटे सरकार को जेल के अंदर ठूसकर पूरे बिहार में सुशासन का संदेश दे दिया। आरोप एक ही बात है कि चुनाव को प्रभावित करना। बस जो आदमी विनिंग कैंडिडेट है, जान रहा है कि चुनाव जीत रहे हैं, वैसा आदमी, और अनंत बाबू को ऐसा नहीं है कि ज्यादा वोट है, इनका हर जात में वोट है। वोट को प्रभावित करने के लिए इनको टारगेट किया गया और कोई बात नहीं है। 6 अगस्त को जेल से छूटकर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे अनंत सिंह फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल जा चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ फांसी के साथ बुलडोजर एक्शन की डिमांड होने लगी है। मतलब साफ है, अनंत सिंह का भी यूपी के माफियाओं की तरह इलाज का पैटर्न सेट होने लगा है। दर्शकों, आपको बताऊंगा मैं, बिहार का चुनाव चरम पर पहुंच गया है। क्या चल रहा है इस समय चुनाव में, लेकिन सबसे पहले बात अनंत सिंह की। बाहुबली अनंत सिंह दुलारचंद हत्याकांड के बीच योगी का मैसेज चर्चा में आ गया। दर्शकों, सीएम योगी ने लखनऊ के कार्यक्रम में आज संदेश दिया। उन्होंने कहा, न्यायिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उतनी आसानी होगी। और योगी के संदेश को अनंत सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हत्या के मुख्य आरोपी अनंत सिंह है और चुनाव प्रचार कर रहे थे। सवाल चुनाव आयोग और नीतीश सरकार पर भी उठे, जिसके बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस पहुंच गई। और आपको बताता हूं कैसे गिरफ्तारी हुई। रात 11 बजे पटना पुलिस सीधे मोकामा पहुंची। दर्शकों, आवाज पर कौन था? अनंत सिंह और उनके साथ उनके समर्थक। अब खबर यह है दर्शकों, एसएसपी ने वारंट दिखाते हुए अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अनंत सिंह को मोकामा से सीधे पटना लाया गया और रात भर अनंत सिंह रंगदारी सेल में रखे गए। सुबह होते ही अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी की गई, जहां से अनंत सिंह को बेऊर जेल भेज दिया गया है। अब खबर यह है दर्शकों कि अनंत सिंह जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जेल में ही रहेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सुनिए जरा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट थे, उनके वक्त आमने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था, उसमें आज 3 गिरफ्तारियां की गई हैं। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है, न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष है। चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। अब दर्शकों, प्रशासन एक्शन में आ गया। चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया। लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब इस पर सियासत गर्मा गई है। सुनिए मीसा भारती, चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। और लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है, उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। आप बताइए कि दिन भर वो बाजार में वोट मांगे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन किए हैं, और उसके बाद रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता देख ना पाए कि एक अपराधी को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है। अगर अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है, और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, जो घटना घटी है वो दुखद है, और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि योर क्राइम इज लेसर देन माइन या माई क्राइम इज लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि ये क्राइम नहीं है। अब दर्शकों, चुनाव चरम पर पहुंच गया है, लेकिन मोकामा में बताया जा रहा है कि यादव वर्सेस भूमिहार की लड़ाई हो रही है, और ये लड़ाई और ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। दर्शकों, दिखाता हूं मैं आपको। अनंत सिंह की गिरफ्तारी वोटिंग से पहले हुई है। सवाल यही है, 6 नवंबर को पहले फेज में मोकामा में वोटिंग होनी है, और इस बार अनंत सिंह जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। बड़ी बात यह है, जिसका असर मोकामा के साथ बाकी सीटों पर होने वाला है। दावा है
कि भूमिहार पूरी तरह से अनंत सिंह के समर्थन में और भूमिहार का वोट अनंत सिंह के पक्ष में गोलबंद हो रहा है। इधर जनसुराज के कैंडिडेट को भावनात्मक सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? सूरजभान सिंह की पत्नी को, यानी सूरजभान सिंह को, क्योंकि दुलारचंद हत्याकांड में सूरजभान सिंह पर भी गंभीर आरोप लगे। अब आरजेडी नेता सूरजभान सिंह भी भूमिहार समाज से आते हैं। ऐसे में सूरजभान की पत्नी से दोनों वर्ग की नाराजगी सामने आ रही है। कहा तो यह भी जा रहा है दर्शकों, गांव गांव में अब यह लड़ाई भूमिहार वर्सेस यादव के बीच हो गई है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी यादव वोट मांगने के लिए, समेटने के लिए मोकामा पहुंच गए। तेजस्वी यादव ने मोकामा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने जात पात से इतर रोजगार का मुद्दा उठाया। बड़ी बात तो यह कि तेजस्वी ने दुलारचंद यादव का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने सूरजभान की पत्नी को अपना प्रत्याशी बनाया है और दुलारचंद पूर्व में आरजेडी के साथ रहे। यानी सवाल यही है कि आप इस समय बिहार में भूमिहार वर्सेस यादव पर सिर्फ मोकामा में नहीं, कई सीटों पर चुनाव होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आप तेजस्वी यादव अलग अलग जगह पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज दुलारचंद यादव का नाम नहीं लिया उन्होंने सभा में। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कौन देगा? कौन देगा नौकरी? पटना मिले के चक्की मोकामा से खरीदे, कौन देगा नौकरी? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? चुपचाप ललटेन छाप कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कौन देगा? कौन देगा नौकरी? अब दर्शकों आपको बताते हैं कि एक तरफ तेजस्वी यादव है और दूसरी तरफ वीणा देवी क्या कह रही है, सुनिए जरा। देखिए वो प्रशासन घटना देखिए दो प्रत्याशी के बीच में हुआ है, वैसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। देखिए वो प्रशासन का है और न्याय का है और चुनाव का मामला है, ये सब से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ये हर चीज पर जांच हो रही है, हर चीज पर जांच हो रहा है। नहीं, ये हर चीज पर चुनाव का नजर है, वो सब चीज देख रहे हैं। ये परशुराम की धरती है, परशुराम की धरती की बहू है। अगर कुछ भी होगा परशुराम की धरती का अपमान होगा। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन अब बिहार के लोग क्या कह रहे हैं? बिहार के लोग कह रहे हैं कि हमें तो योगी मॉडल चाहिए, अब बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सभा में ऐसे बुलडोजर पहुंच रहे हैं। तो क्या अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार में बुलडोजर चलने वाला है? लोगों ने क्या क्या है, सुनिए जरा। क्या आपको लगता है बिहार में भी बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? जी जी होना चाहिए, होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। अपराध हो रहा है, फर्क पड़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, तो जो चारा चोर है उसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल, जो अपराधी प्रवृत्ति का है उसके घर पे बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति खत्म होगा तभी जो हम लोग बात करते हैं कि गलत नहीं हो, अपराध नहीं हो, तो एक दो घर में ऐसा होगा तो बिल्कुल ये रुकावट होगा और लोग डर के भय से कम से गलत काम तो नहीं करेंगे। जैसे यूपी में जैसे बुलडोजर मॉडल है, उसी तरह बिहार में जैसे अपराधी जब जो भी व्यक्ति हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जैसे पूर्व में 2005 में जैसे नीतीश सरकार थी, उसी तरह फिर 2025 में जो सरकार बनेगी बुलडोजर एक्शन होगा। बिहार का अपराध मुक्त एक ही वजह है कि योगी मॉडल आएगा, बिहार मुक्त हो जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं बोलने का जरूरत पड़ेगा। योगी जी आएंगे तो धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन लेंगे, सारा अपराध मुक्त तुरंत हो जाएगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, साथ में योगी योगी। बिहार में एकदम जरूरी है योगी आदित्यनाथ जी के ऐसा। योगी आदित्यनाथ चाहिए, हमको योगी आदित्यनाथ चाहिए। अब इधर बिहार में तो योगी मॉडल की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि बुलडोजर भी चलना चाहिए, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शकों को बड़ा खुलासा कर दिया और सीधे आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला है। कहा है कनपट्टी पर कट्टा और वोट पर झपट्टा। लेकिन पीएम ने क्या कहा है आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, और आज प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री बिहार में सिर्फ रैली नहीं दर्शकों, आज प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया है। सुनिए जरा आज प्रधानमंत्री जब रैली में पहुंचे।
तो ये शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का है। दावा किया जा रहा है कि अलग अलग जगह से, चाहे वो जेडीयू हो या बीजेपी के समर्थक इस रैली में पहुंचे और नीतीश को जिताने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान में आ गए। दर्शक, अब मैं आपको दिखाता हूं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के बाद पटना साहिब पहुंचे। फुल फ्रेम दिखाई ये तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख समाज के बीच थे और यहां से भी प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दिया है। अब इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से संदेश दे रहे थे, कांग्रेस आरजेडी को निशाने पर ले रहे थे और उनकी रैली पर खबर यह है कि महागठबंधन की नजर बनी हुई है। और अपने मोबाइल फोन की जरा लाइट चालू कीजिए, लाइट ऑन कीजिए, सबके सब लोग अपने मोबाइल फोन की लाइट ऑन कीजिए, सब दूर यहां सब लोग। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, राहुल गांधी भी पीछे नहीं, बेगूसराय पहुंचे हुए थे और आज तालाब में छलांग लगा दी और मछली पकड़ने लगे। लेकिन राहुल की इस तस्वीर पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। दर्शक, अब दर्शकों, आज एक ऐसा वाकया हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी का नाम लेते लेते एनडीए को जिताने लगे। सुनिए जरा क्या उन्होंने कहा। बनाइए और जो बिहार में राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत कीजिए, एनडीए के सरकार को बनाइए, एनडीए के सरकार को बनाइए और जो नैरेटिव सेट करता है उन्हें ध्वस्त कीजिए। बिहार में राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत कीजिए, एनडीए के सरकार को बनाइए, एनडीए के सरकार को बनाइए। सुना आपने दर्शक, सोचिए जरा, कांग्रेस के मंच से कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार को बनाइए। हालांकि कांग्रेस पार्टी सफाई दे रही है, लेकिन तेजस्वी यादव चुनावी सभा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। नया सरकार बनाना है ना, केवल सरकार ही नहीं बनाना है, सूर्यगढ़ और बिहार बनाने का काम करना है। हम लोग पढ़ाई दवाई बोले एक मौका मिलेगा, सरकार बनने के लिए तैयार है। लेकिन दर्शकों, तेजस्वी इस रेस में आगे चले गए, राहुल गांधी पीछे रह गए और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे निशाना साधा, आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। बिहार चुनाव में 2 नाली के बाद कट्टा की एंट्री हो गई। दर्शकों, मोदी ने विपक्ष पर राजनीतिक गुंडागर्दी का आरोप लगाया और कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस से बंदूक की नोक पर सीएम पद छीन लिया और राहुल देखते रह गए। आरजेडी ने कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराया। आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने कि बंद कमरे में सत्ता का खेल शुरू हो गया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता सीएम फेस बने, लेकिन बिहार में राजद ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने बंदूक की नोक पर जबरन घोषणा करवा ली सीएम पद की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। दर्शक, राहुल ने कहा कि 56 इंच की छाती वाले डरपोक हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 56 इंच की छाती रखने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है। राहुल गांधी ने इधर निशाना साधा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कैसे कांग्रेस और आरजेडी की पोल खोली, सुनवाते हैं। अंदर की बात बता रहा हूं, नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया।
घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर पलटवार किया, जवाब दिया राहुल गांधी ने। सुनवाता हूं आपको। प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे कि 56 इंच की छाती है, मगर सच्चाई यह है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी, मगर डरते नहीं थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती है और डरपोक हैं। राहुल गांधी ने निशाना साधा और उसके बाद आज वो मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूद गए। देख रहे हैं आप, राहुल गांधी ने मछली पकड़ के मल्ला वोटर को साधने की कोशिश की है और बिहार में दर्शकों इस तस्वीर की चर्चा भी की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी कैसे ही अपने जाल में फंस गए, और जैसे उनकी तस्वीर सामने आई, नेताओं ने उनसे सवाल भी पूछा और यह भी कहा कि राहुल गांधी पूरी तरह फंस गए हैं। बिहार में राहुल ने आज अपना जाल फेंक दिया है। देख रहे हैं आप, इसी तरह के तालाब में कूदे। राहुल का यह जाल वैसे तो मछलियों को पकड़ने के लिए था, क्योंकि राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन सियासी पंडित इसे जाल में वोट फंसाने का तरीका बता रहे हैं। दरअसल राहुल का यह दांव मल्लाह और दूसरे समुदाय को साधने का है। बिहार में 4 से 5% वोटर मछली पालन या इस कारोबार से जुड़े हुए हैं दर्शकों, जबकि इससे पहले राहुल गांधी मखाना किसानों के साथ दिखे थे। राहुल गांधी के इस मछली दांव पर सियासत भी तेज हो गई है और खबरों में रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्रामेबाज हैं, ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। राहुल गांधी कभी तालाब में छलांग लगा देते हैं, कभी पहलवान, कभी कूली, कभी कलिंजर, तो कभी मजदूर, कभी किसान, कभी हलवाई बन जाते हैं। पवन सिंह भी मैदान में आ गए। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा, पकड़ने दीजिए मछली, जनता सब जानती है वो इनके बहकावे में नहीं आएगी। अब इधर राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में, और आज सियासत कैसे गर्मा गई है, सुनवाता हूं आपको। उसके सिवा उनका कोई काम ही नहीं है। कभी भारत का क्या करते हैं, निंदा करते हैं विदेश में, कभी हमारे प्रधानमंत्री की मां को गाली सुनवाते हैं और कभी छठ को कहते हैं ड्रामा। तो ऐसे आदमी मछली न पकड़ेगा तो क्या करेगा। अगर 18 सीट वाले मुकेश सैनी जी को डिप्टी सीएम मिल सकता है तो 60 सीट वाले ने क्यों नहीं लिया? इसका मतलब है कि वो इस पे तैयार नहीं है। उसको सीएम पद ही चाहिए कांग्रेस को, और यही कारण है कि आज आरजेडी और कांग्रेस आपस में ही भिड़े हुए। पहला कैला में बहुत फर्क होला भैया, ठीक ना? जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। हमारा एनडीए परिवार जो है वो विकास की ओर है, और जितना हमने के बोली ला जाओ उतना करी ला जाओ। हमें ट्रेन मिलती है अपने घर को छोड़ के जाने की, अपने परिवार से दूर रहने की। हमें रोजगार नहीं मिलती है कि अपने परिवार में रह के हम 2 पैसे कमा सके और अपने बच्चों का भविष्य तय कर सके। ये हमेशा से हमें अपने अपनों से दूर करने के लिए जो भी चीजें देते हैं, ये जीते जी तो नरक बना देते हैं जिंदगी को, और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग बना देते हैं कि वहाँ जलोगे तो हर हर महादेव करके निकल जाओगे। मुझे लगता है ना कि ये नफरत वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये दूर होना चाहिए। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं जिसका 4 राज्यों से ताल्लुक है। सबसे पहला ताल्लुक है उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर से, लेकिन अब यह गुजरात, असम और कांग्रेस शासित राज्य तक पहुंच गया है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर कोई गलत करेगा, अवैध निर्माण करेगा तो बुलडोजर एक्शन होगा, और लगातार ये बुलडोजर एक्शन हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अब दर्शकों, मैं आपको सीधे लेकर चलता हूं गुजरात,
क्योंकि गुजरात की द्वारका में जो अवैध कब्जा किया गया है उसे लगातार ढहाया जा रहा है और ये बुलडोजर एक्शन आपके सामने है, जहां अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं असम, जहां पर है हिमंता बिस्वा शर्मा और वो भी उसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। जो घुसपैठिए आते हैं दर्शकों, जो बांग्लादेश की बॉर्डर पार करके अवैध तरीके से घुसकर यहां पर आशियाना बना लेते हैं, उन्हें खदेड़ने के लिए हिमंता का बुलडोजर मैदान में आ गया है। लेकिन दर्शकों इधर आप देखिए, कांग्रेस के शासन में योगी मॉडल पर काम हो रहा है, यानी तेलंगाना में भी बुलडोजर चलने लगा है और ये बुलडोजर भी अतिक्रमण पर चल रहा है। तमाम विरोध के बावजूद अब आखिरकार वही हुआ, कांग्रेस ने भी योगी का मॉडल अपना लिया है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, ये आप तस्वीर देखिए, अलीगढ़ की तस्वीर है जहां पर कुछ बच्चों ने विरोध किया तो बच्चों की मांग को सुना गया और प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया। बंदूक से निकली गोली और बाबा की बोली कभी खाली नहीं जाती। फिर चाहे माफियाओं को मिट्टी में मिलाना हो या काले धन की कमाई पर पीले पंजे से प्रहार, बुलडोजर की दहाड़ लगातार सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। यूपी से निकली बुलडोजर की दहाड़ अब नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात के कोने कोने तक सुनाई दी। एमपी दिल्ली में तो पहले ही बुलडोजर के दीवाने थे, अब तो कांग्रेस की सरकार ने भी बुलडोजर ऑर्डर दे दिया है। तेलंगाना में बुलडोजर की ये दहाड़ कांग्रेस में यूपी मॉडल स्वीकार करने का बड़ा सबूत है। राहुल गांधी कितना भी नाना करें, लेकिन उनकी पार्टी भी बाबा की फैन हो गई है। क्यों और कैसे, विस्तार से बताएंगे, बस देखते जाइए। देखा दर्शकों आपने कहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन कैसे अवैध घुसपैठियों पर प्रहार किया जा रहा है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। बुलडोजर की गूंज अब देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है दर्शकों। यूपी वाला बुलडोजर नॉर्थ ईस्ट से पश्चिम भारत तक दहाड़ मार रहा है। 24 घंटे में 4 राज्यों में इस बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी है। यूपी के अलीगढ़ में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। 80 झुग्गियों को ध्वस्त कर 10,000 वर्ग मीटर जमीन मुक्त करवाई गई है। हालांकि एक कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चलते ही बच्चे रोने लगे। बच्चों के आंसुओं ने योगी के बुलडोजर पर ब्रेक लगाया। आपको जानकारी दे दें, असम के बोंगाई गांव में घुसपैठियों के अड्डे पर जबरदस्त एक्शन हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के ठिकाने पर बुलडोजर चला है, जबकि गुजरात के द्वारका में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन सामने आया है। शहर की सड़क पर अतिक्रमण कर इमारतें बना दी गई थी, जैसा आप देख रहे हैं। अब तो कांग्रेस सरकार भी योगी मॉडल की मुरीद हो गई है दर्शकों। तेलंगाना के मंचिरेलिया जिले में योगी मॉडल से कार्रवाई की गई और सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में आ रही कई दुकानों को ध्वस्त किया गया है। यानी कांग्रेस सरकार वाले राज्यों में भी अब बुलडोजर दहाड़ मार रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ी कार्रवाई दर्शकों असम में हुई, जहां घुसपैठियों पर बुलडोजर प्रहार हुआ है। सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं। राज्यत उच्छेद अभियान चलिबই। मैं जेतियाলৈকে मुख्यमंत्री थाको मिया मुसलमानर लगत मोर युद्ध चलि থাকিব। कोनो क्षेत्रते बोले जुबिन गार्गर मृत्यु हल तार कारणे मियाबिलाक रक्षा परिले एटु নহয়। अर्जुन सव्यसाची आছিলে, दुई हातेदी खर मारिब जानिছিলে। आमी जुबिनको न्याय दिम, नियम मिया मुसलमान जिসকल अनुप्रवेशकारी তেওঁলোককো कष्ट दिए থাকিব। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। आपको हमने बताया है कि भारत ऑपरेशन त्रिशूल शुरू कर चुका है, लेकिन अब दर्शकों पाकिस्तान डर के मारे
नया ऑपरेशन करने वाला है। खबर आई है ये ऑपरेशन 2 से 5 तारीख तक चलेगा। लेकिन कैसे मुनीर डर गया है, आइए आपको दिखाता हूं। भारत की जंगी तैयारी है, देखिए जरा। यह है ऑपरेशन त्रिशूल और गोलियों की तड़तड़ाहट पाकिस्तान को डराने के लिए काफी है। सुनिए जरा। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, ऑपरेशन त्रिशूल। जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना की हुंकार और गर्जना सुनाई दे रही है और इससे पाकिस्तान कांप रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं भारत की सेना पाकिस्तान का, जो उनके सैनिक है उनका कैसे शिकार करती है। देख रहे हैं आप, ये पहले गोली मारी गई और ये कैसे भागता है। और ये तस्वीर दर्शकों ऑपरेशन सिंदूर की है, ये आज सामने आई। ये आप देखिए, उसके बाद कैसे चौकियों को उड़ा दिया। ये पूरी तस्वीर दर्शकों आज सामने आई है, यानी ऑपरेशन त्रिशूल के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की भूमिका। और ये ऑपरेशन कहां चल रहा है दर्शकों? सर क्रीक। ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और इस पर लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की नेवी चीफ ने वहां पर दौरा किया है और पाकिस्तान कांपने लगा, इसलिए उसको डर है कि भारत कहीं हमला ना कर दे, तो तैयारी में लग गया है। लेकिन दर्शकों इधर पाकिस्तान ने अपनी जंगी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान को डर लग रहा है। और इधर देखिए आप, पेशावर में ब्लास्ट हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में तो आपने ऐसी तस्वीर देखी होगी, लेकिन अब कैसे विरोध बार बार बढ़ता जा रहा है और कैसे ब्लास्ट तक किया जा रहा है, वो तस्वीर आपके सामने है। अब आपको जानकारी दे दूं दर्शकों, इस हमले में 3 पाक पुलिसकर्मी मारे गए हैं। इसका सीधा मतलब ये कि पाकिस्तान के अंदर विरोध अब तेज होता जा रहा है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और अंदर टीटीपी के लड़ाकों ने कोहराम मचा दिया है। भारत की जंगी तैयारी से पाकिस्तान खौफ में है। पाक को भारत के हमले का डर सता रहा है। मुनीर और उनकी फौज को डर है कि इस बार भारत ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा प्रहार करने वाला है। पाकिस्तान में सब धुआं धुआं हो जाएगा। और मशरिक में इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है, किसी भी वक्त अंदर दाखिल हो सकता है। लेकिन ये बात हमने आपको उसी वक्त मई में बता दी थी कि ये पहला राउंड है, दूसरा राउंड आने वाला है। भारत की सेना सरक्रीक में जंगी अभ्यास कर रही है। अब उसी इलाके में पाक नेवी भी ड्रिल करने की तैयारी में है। सवाल ये कि क्या पाकिस्तानी नेवी भारत को जवाब देने की कोशिश कर रही है या फिर भारत के हमले से बचने के लिए सुरक्षा का दिखावा हो रहा है। सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों कि पाकिस्तान डर के मारे कांपने लगा है और उसे डर है कि भारत की सेना किसी भी वक्त हमला कर सकती है। और भारत के ऑपरेशन त्रिशूल से पाकिस्तान घबरा गया है दर्शकों। इस बीच खबर यह है कि भारतीय सेना नए युद्ध अभ्यास में जुट गई है। पूर्वी प्रचंड प्रहार में सेना अपनी ताकत दिखाएगी और पहाड़, आकाश और नदी तक तीनों सेनाएं दम दिखाएंगी। उधर पाकिस्तानी सेना भी तैयारी में जुटी है। जैसा आप देख रहे हैं,
पाक नेवी ने सरक्रीक के पास ड्रिल का प्लान बनाया है दर्शक। 2 से 5 नवंबर तक पाक नेवी भी अभ्यास करने वाली है और पाकिस्तान ने इसके लिए नेविगेशनल वार्निंग तक जारी कर दी है। इस इलाके में भारतीय सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। तीनों सेनाओं का यह अभ्यास 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा। भारतीय सेनाओं ने पहले ही हवाई क्षेत्र निर्धारित कर लिया है। सरक्रीक में भारत के 28,000 फीट तक एयर स्पेस रिजर्व है और इस अभियान में सौराष्ट्र तट पर जल थल अभियान, खाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में आक्रामक युद्ध अभ्यास, हवा, जमीन और समंदर में ज्वाइंट एक्सरसाइज शामिल है। पाकिस्तान को डर लग रहा है दर्शकों, भारत के इस अभ्यास के जरिए कहीं वो पाकिस्तान पर हमला ना कर दे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं के हमले ने पाक को चौंका दिया था रात के अंधेरे में और पाक नेवी चीफ पहले ही सरक्रीक का दौरा कर चुके हैं। अब भारत ने इसको लेकर कड़ा विरोध जताया था। रक्षा मंत्री ने कहा था सरक्रीक की तरफ अगर देखा भी तो पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। रक्षा मंत्री ने कहा था और वही चीज अब भारतीय सेना कर रही है। लेकिन अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एक के बाद एक तस्वीर सामने आ रही है, उसके बाद पाकिस्तानी कैसे डर के मारे कांप रहे हैं। सुनिए जरा। और मशरिक में इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है, किसी भी वक्त अंदर दाखिल हो सकता है। आप सरक्रीक से लेकर रन ऑफ कच्छ तक वो सारी बेल्ट जो सिंध की और समुद्र की है, वहां पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फुली डिप्लॉयड है किसी वक्त पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए। ये वही सूरत हाल है जो मई 5 से पहले थी। हालात बिल्ड हो रहे थे, बिल्डअप हो रही थी, उनकी एग्रेसिव पेट्रोलिंग हो रही थी, हमारी जाने से रिस्पॉन्स था और अल्टीमेटली वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए और एक तसादुम शुरू हो गया। लेकिन ये बात हमने आपको उसी वक्त मई में बता दी थी कि ये पहला राउंड है, दूसरा राउंड आने वाला है। उस वक्त कहा था कि नेवी लेके आएंगे, अब ये नेवी लेके आ रहे हैं ना। हमने उस वक्त कहा था ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, अब ग्राउंड इन्वेजन हो रही है ना। दर्शकों, पाकिस्तान क्यों डर रहा है, इसका एक और कारण है। एक तो युद्ध अभ्यास, दूसरा भारत और अमेरिका के बीच रक्षा डील हो चुकी है। बहुत बड़ी डील हुई है, उसके बाद पाकिस्तान कांपने लगा है, पाकिस्तान डर रहा है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि यह डील कितनी महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान इससे क्यों घबरा गया है, क्यों कांप रहा है। आइए जरा मैं आपको जानकारी देता हूं। भारत अमेरिका के बीच 10 साल के लिए एक बड़ी डिफेंस डील हुई है। 31 अक्टूबर को मलेशिया में दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ है। राजनाथ सिंह और पीट हेग्सेथ ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 2015 में भी भारत अमेरिका ने 10 साल के लिए डील की थी और अमेरिका ने कहा यह समझौता क्षेत्रीय स्थिरता की आधारशिला है। इससे भारत अमेरिका खुफिया और तकनीकी सहयोग बढ़ेगा। अमेरिका भारत को हाईटेक टेक्नोलॉजी देगा, रक्षा, व्यापार और सैन्य आदान प्रदान भी करेगा। डील के जरिए रक्षा सहयोग को और बढ़ाने की कोशिश भी है। डील के बाद पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है दर्शकों। मुनीर, शहबाज लगातार ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे। ट्रंप ने जिस तरह भारत पर 50% टैरिफ लगाया, पाकिस्तान को डिफेंस डील के आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन डील को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दिया है। भारत अमेरिका रक्षा समझौते का हम मूल्यांकन कर रहे हैं। पाकिस्तान कहता है दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा, स्थिरता पर इसका क्या असर होगा, इसका हम आकलन कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि डील के बाद बड़ी समस्या में आ गया है पाकिस्तान। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। डिफेंस के तौर पे, क्वाड के तौर पर, इकोनॉमिकली, हर पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस इंडिया को एंगेज रख रहा है। और जब हम बात करते हैं, चाहे वो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, वो राइटिंग में है। उसके अगर खिलाफ देखा जाए कि जिस तरीके से पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा था कि एज एफ ट्रंप ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया है और फिर से शायद खिलाने का मूड बन रहा है, ऐसा कहीं कोई चीज़ पाकिस्तान और यूएस के बीच में राइटिंग में नहीं है और ना ही होने की कोई उम्मीद है। ये सीधे सीधे दिखाता है कि यूएस पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल करता है और उसे मालूम है कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पर है जहां रोटी डालो और पाकिस्तान आगे आने को तैयार है। जबकि इंडिया के साथ वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स कर रहा है, वो उस लेवल की पार्टनरशिप्स और एग्रीमेंट्स को कर रहा है जो दोनों देशों को बराबरी पर दिखाते हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान के लिए मुसीबत कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक तरफ भारत और दूसरी तरफ घर के अंदर गृह युद्ध हो रहा है। पाकिस्तानी फौज को कैसे टीटीपी के लड़ाके मार रहे हैं, दर्शकों तस्वीर आपके सामने है।
अब टीटीपी ने दर्शकों को कब्जा किया और वो अपना जश्न मना रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, पाक सेना पर हमला कर दिया है, यानी टीटीपी के लड़ाके पीछे नहीं हट रहे हैं। खबर यह है कि 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। देखिए जरा आप कैसे हमला किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, टीटीपी ने सीधे मुनीर को चैलेंज कर दिया और सीधी धमकी दे दी कि अब मुनीर का एनकाउंटर होना तय है और टीटीपी के लड़ाके किसके लिए निकल गए। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, टीटीपी के कब्जे से पाक सेना के हथियार। देख रहे हैं आप, ये ताकत दिखाता है, ये बता रहा है कि इस समय पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और टीटीपी के लड़ाके आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, जो सबूत है। दावा किया जा रहा है कि बाजौर पर टीटीपी ने कब्जा कर लिया है और टीटीपी के लड़ाके क्या कह रहे हैं, उनका यही कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, एक तरफ टीटीपी के लड़ाके हैं, दूसरी तरफ है तालिबान। लेकिन खबर यह है कि अभी कतर में जो बातचीत हुई है, डूरंड लाइन का जिक्र नहीं किया है और इसीलिए टीटीपी के लड़ाके खुश हैं क्योंकि वहां समझौते में डूरंड लाइन को हटा दिया गया है और इसी की खुशी में टीटीपी के लड़ाके जश्न मना रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा दर्शक, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ टीटीपी ने कैसे पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर दी और ये मुश्किल बढ़ती जा रही है। आइए जरा मैं आपको जानकारी दे दूं, टीटीपी ने फिर से पाकिस्तान को चेतावनी दी है दर्शकों। पाक सेना को खैबर पख्तूनख्वा छोड़ने की धमकी दी गई। टीटीपी ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है और टीटीपी के लड़ाके इसमें कठोर ट्रेनिंग लेते नजर आए। सीधे सीधे मुनीर और उसकी फौज को संदेश दे रहे हैं, खैबर से बाहर चले जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पाक सैनिकों को चौकी छोड़ देने का भी संदेश दिया गया है। अगर सैनिक चौकियों से कब्जा नहीं छोड़ेंगे तो टीटीपी के लड़ाके जोरदार हमला करेंगे। खैबर में टीटीपी लगातार पाक सेना पर हमले कर रही है। अफगान सीमा पर पाक सेना कैंप नहीं बना पा रही है। पाक सेना ने पिछले महीने काबुल पर हवाई हमले किए। टीटीपी चीफ नूर वली के मारे जाने का दावा भी किया गया था दर्शकों, लेकिन नूर वली पूरी तरह सुरक्षित है और वो बता रहा है कि मैं सकुशल बच गया हूं। इससे नाराज टीटीपी ने पाक सेना पर हमले तेज कर दिए थे। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में टीटीपी ने कब्जा कर लिया है। लगातार हमलों के बाद मुनीर की फौज वहां से भाग गई है। पाक संसद ने भी ये बात कई बार दोहरा चुके हैं। खैबर के बड़े क्षेत्र में टीटीपी लड़ाके कंट्रोल कर रहे हैं और इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान में समय हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मुसीबत है। वहां के पत्रकार क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। छोटे मोटे ऑपरेशन से ये मुआशरा ठीक होगा, ना ये मुल्क ठीक होगा, ना इसकी मुइशत, ना सियासत, ना अदारे, ना अदारों में काम करने वाले अफराद। इसलिए होने दे, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। मैं पहले बताता चला रहा हूँ कि अनारकी फैलेगी, उसके बाद कत्लो गारतगरी होगी जिसे सिविल वार कहते हैं। हाँ, इसके इम्कानत है। जिसने भी इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ ज्यादती की है या उस ज्यादती में खुश है, वो जहां मिलेगा लोग कहां छोड़ेंगे। इसलिए खतरा है अनारकी और सिविल वार का इस मुल्क के अंदर, अगर हालात इसी तरह रहे जो कि रहेंगे। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मुश्किल में फंस गए। दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने एक शीश महल दिल्ली में बनाया और उसके बाद चंडीगढ़ में भी बना लिया। यह दावा किया जा रहा है दर्शकों, इसकी सच्चाई क्या है आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। दावा यह किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल की खबर अखबारों में छपी तो भगवंत मान ने अखबारों की डिलीवरी को रोक दिया और कई शहरों की बॉर्डर्स पर अखबार जाने नहीं दिए गए। ऐसा दावा किया जा रहा है दर्शक। और सबसे पहले मैं आपको यह तस्वीर दिखाता हूं, पंजाब पुलिस की चेकिंग। ये तस्वीर आप देखिए जहां चल रही है और वहां पर सड़क पर अखबारों के बंडल रखे हुए हैं और इसी तस्वीर के बाद यह दावा किया गया
कि खबर से डरकर सेंसरशिप लगाने के लिए अखबारों के बंडल जाने ही नहीं दिए गए। अब मैं दर्शकों आपको बताता हूं, रात 10 बजे से चेकिंग हो जाती है, तब अखबार निकलते हैं और सुबह आपके घरों तक पहुंचते हैं। लेकिन रात 10 बजे तक चेकिंग चलती रही और सुबह हो गई, लेकिन अखबार जस के तस सड़कों पर पड़े रहे और उनके बंडल गए नहीं। इसलिए भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर कई सवाल खड़े हुए। लेकिन दर्शकों, जब सवाल उठे तो पंजाब पुलिस की तरफ से जवाब दिया गया, प्रशासन की तरफ से जवाब दिया गया और बताया कि ये तो ड्रग तस्करी का इनपुट था, इसलिए रात भर चेकिंग चली। लेकिन लोगों ने पूछा, जब आप ड्रग ढूंढ रहे थे तो अखबारों को क्यों रोक दिया, और इसको लेकर भी सवाल खड़े किए। और इस बीच खबर आई कि ये चेकिंग इसलिए रोकी गई है क्योंकि केजरीवाल ने शीश महल 2.0 बना दिया है और ये सोशल मीडिया के जरिए एक्सपोज कर निशाना भी साधा गया है और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सरकार निशाने पर आ गई है। पंजाब में अघोषित इमरजेंसी के आरोप में केजरीवाल के शीश महल 2.0 की मिस्ट्री में भगवंत मान सरकार बुरी तरह घिर गई है। केजरीवाल का शीश महल 2.0, दिल्ली में शीश महल के बाद अब केजरीवाल ने चंडीगढ़ में भी शीश महल बनाया है। क्या इसी शीश महल की खबरों के लिए न्यूज़पेपर्स की सप्लाई रोकी गई? क्या न्यूज़पेपर्स को बांटने से रोकना और जांच के नाम पर टरकाए रखना यही पंजाब सरकार का पैटर्न है, या शीश महल एक प्रोपेगेंडा है? बड़ा परम भुलेखे पाउण वाला प्रचार किया जा रहा कि चंडीगढ़ दे विच पंजाब सरकार ने एक शीश महल बना लिया जी। 50 नंबर कोठी नूं कहंदे शीश महल बना लिया। जिस शीश महल के मुद्दे ने केजरीवाल के लिए दिल्ली में दलदल पैदा किया, वही मुद्दा, वही आरोप अब पंजाब में जिंदा हुए तो भगवंत मान खुद मैदान में आ गए। लेकिन सवाल ये कि क्या सच में शीश महल बना है और क्या इसीलिए न्यूज़पेपर्स की सप्लाई को लेट करने की कोशिश की गई? अब दर्शकों, तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये शीश महल 2.0 क्या है और इसकी मिस्ट्री क्या है, आइए जरा मैं आपको विस्तार से जानकारी दे देता हूं। अरविंद केजरीवाल के चक्कर में भगवंत मान सरकार बुरी तरह फंस गई है। आरोप है कि पंजाब पुलिस ने न्यूज़पेपर्स की सप्लाई रोकी, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। चेकिंग के बहाने पुलिस ने अखबार ले जाने वाली गाड़ियों को रोके रखा, जिससे कई जिलों में अखबार 2 से 3 घंटे देर से दर्शकों तक पहुंचे। और पंजाब पुलिस इसे ड्रग्स से जुड़ी हुई कार्रवाई बता रही है। दरअसल पंजाब पुलिस को इंटेलिजेंस से इनपुट मिला था। ड्रग की कथित खेप पकड़ने के लिए पुलिस ने ट्रैप बिछाया। रात 10 बजे से सुबह तक पंजाब पुलिस चेकिंग चलाती रही। हालांकि इस दौरान न्यूज़पेपर सप्लाई की दर्जनों गाड़ियां वहां पर रोकी गई, जिसे बीजेपी कांग्रेस शीश महल 2.0 से जोड़ने लगी। और कांग्रेस का आरोप है कि अखबार रोकना साइलेंट इमरजेंसी है। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि शीश महल की खबर छिपाने के लिए भगवंत मान सरकार ने यह सब किया है। पंजाब सरकार अखबारों की सप्लाई रोकने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग इसे लेकर दर्शकों बेहद गुस्से में हैं और भगवंत मान और केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। कैसे भगवंत मान और केजरीवाल निशाने पर आ गए, सुनिए जरा। पंजाब पुलिस को भेजकर आज सुबह पंजाब भर में मीडिया की वो गाड़ियां जो अखबारें प्रिंटिंग प्रेस से शहरों में लेके जाती हैं रोकी गई। रोकने के बाद अखबारों के बंडल खोले गए और खोलने के बाद उन अखबारों को पढ़कर यह सुनिश्चित किया गया कि सरकार के खिलाफ कोई खबर नहीं छपी है। ये इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी की याद को ताज़ा करता है। ऐसे लगता है कि सरदार भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके अंदर इंदिरा गांधी की आत्मा आ गई है और वो अब मीडिया का भी गला घोंट रहे हैं। बड़े अफसोस की गल है कि अज पंजाब सरकार ने पंजाब दे विच अखबारां दी मूवमेंट दे उत्ते जिहड़ा ओह डाका मारिया हैगा। उन्हां ने राह दे विच गड्डियां रोक के उन्हां दी तलाशी लई है और उन्हां नूं जिहड़ा वंडण तो रोकिया गया है, ये कह के कि साडे कोले इन्फॉर्मेशन है कि अखबारां दी जिहड़ियां गड्डियां ने उन्हां दे विच ब्लैक मनी ते या फिर ड्रग्स जिहड़ियां ने ओह जा रही ने। ये बहुत ही मंदभागी गल है। अखबार जिहड़ा है वो चौथा पिलर है
ਮੀਡੀਆ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ सोचते ਨੇ। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कैसे बीजेपी और कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है और इसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यही तस्वीर बताने के लिए काफी है। आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। विवाद की शुरुआत होती है दर्शकों बीजेपी के एक्स पर किए गए पोस्ट से, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यही है वो पोस्ट। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के लिए पंजाब सरकार ने नया शीश महल बनवाया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में ये नया आलीशान शीश महल, एक आलीशान कोठी बनी। सीएम कोटे से 2 एकड़ जमीन पर 7 स्टार कोठी बनाई गई। कोठी को बीजेपी ने केजरीवाल का शीश महल 2.0 नाम दिया। हालांकि आपने पलटवार करते हुए बीजेपी के दावे को फर्जी बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर शीश महल 2.0 ट्रेंड करने लगा। मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ा दर्शकों कि खुद सीएम भगवंत मान सफाई देने लगे। सीएम मान ने पलटवार किया और कहा कि ये सब कुछ मेरे कैंप ऑफिस को शीश महल बताकर झूठा प्रचार किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के सीएम इसे जब अरविंद केजरीवाल थे तो इसी तरह उन्होंने शीश महल बनाया, ऐसे आरोप उन पर लगे। आरोप तो ये भी लगे थे कि उन्होंने अपना बंगला रेनोवेट करने के लिए करोड़ों रुपए लगाए। तब दिल्ली सीएम हाउस को बीजेपी ने शीश महल नाम दिया था और तब से अरविंद केजरीवाल निशाने पर आ गए हैं। सुनिए जरा कैसे बीजेपी हमलावर है। केजरीवाल का शीश महल 2.0। दिल्ली में शीश महल के बाद अब केजरीवाल ने चंडीगढ़ में भी शीश महल बनाया है। सुनने में आया कि काफी करोड़ों की लागत का वो शीश महल है। अब मुझे नहीं पता कि वो पंजाब से एमपी हैं, एमएलए हैं या क्या हैं, और किस कोटे में पंजाब सरकार ने उन्हें इतना खूबसूरत आलीशान बंगला दिया है। ये जो बंगला प्रेम है, शीश महल प्रेम है केजरीवाल का, ये केजरीवाल बताएं कि किस कैपेसिटी में उन्होंने लिया है, या दिल्ली को लूटने के बाद अब पंजाब को भी लूटने की तैयारी है। पिछले कुछ दिनों तो बड़ा ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 50 ਸੈਕਟਰ 2 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਓਬਲੀਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਣਗੇ कि मुख्यमंत्री दे घर नूं तुसीं शीश महल कहोगे। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक बड़ी और अहम खबर आपको बता रहा हूं जो आपको देखनी ही चाहिए, क्योंकि भारत में सिर्फ दिल्ली नहीं दर्शकों, प्रदूषण फैलता जा रहा है और दुनिया भर में प्रदूषण की वजह से कई मौत हो गई है। जो आंकड़ा आपके सामने है वो चौंकाने वाला है, डराने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं देश में इस समय वायु प्रदूषण बार बार, सिर्फ दिल्ली नहीं दर्शकों, सिर्फ पटाखे नहीं, आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि देश भर में आपके शहर में भी वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो आपके लिए चिंता का विषय है, हमारे लिए चिंता का विषय है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। लोगों को लगता है कि रात में सब ठीक हो जाता है, लेकिन नहीं, दिन हो या रात प्रदूषण में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और प्रदूषण की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं हवा की गुणवत्ता लगातार ख़राब होती जा रही है और लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से भी कहा जा रहा है कि आप मास्क का उपयोग करें, लेकिन क्या ये प्रदूषण एकाएक आ गया? नहीं दर्शकों, पहले भी ऐसे ही प्रदूषण आता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से हम इसकी जानकारी हासिल कर पाते हैं और इसका सीधा उदाहरण है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, और लगातार यहां पर प्रदूषण की वजह से हाल बेहाल हो रहा है। जिस हवा से जिंदगी मिलती है वही हवा मौत की वजह बन गई है। दिन में अंधेरा छा जाता है, रात में घुटन होने लगती है। हवा में जहर का आलम यह है कि जान अब मुश्किल में है।
कभी पराली को दोष देते हैं तो कभी पुरानी गाड़ी कटघरे में खड़ी हो जाती है। अलग राज्यों से गाड़ियां दिल्ली में एंटर करना चाह रही हैं। जो BS4 और BS5 हैं उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। और इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पूरी तरीके से गाड़ियों को चेक करने के बाद ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है। वायु प्रदूषण साइलेंट किलर बन चुका है। सांसों के इस आपातकाल में लोग कहने को मजबूर हैं, जिए तो जिए कैसे। दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं जहरीली हवा और वायु प्रदूषण आपके लिए कितना खतरनाक है, आपके बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। आइए कुछ आंकड़े आए हैं दर्शकों जो डराने वाले हैं। भारत में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहरीली हवा से लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत बीमार। बुजुर्ग, युवा, बच्चे सभी पर इसका असर पड़ रहा है। खराब हवा से लोगों की जान तक जा रही है। एक साल में 21 लाख लोगों की मौत हुई है दर्शकों। और दिल्ली में प्रदूषण का लेवल सबसे ज्यादा खतरनाक है। हरियाणा, पंजाब में भी हवा बहुत खराब है। यूपी और राजस्थान का भी बुरा हाल है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इसकी जद में है। मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह खराब हवा है। दुनिया में 12% मौतें जहरीली हवा से हो रही और आपको पता भी नहीं चल रहा है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की रिपोर्ट दर्शकों डराने वाली है। दुनिया में हर 8वीं मौत की वजह वायु प्रदूषण है। आप सोचिए जरा, प्रदूषित हवा का आपकी सेहत पर कितना असर होता है। खराब हवा से आपका हृदय कमजोर हो जाता है, ये फेफड़े को भी कमजोर करता है दर्शकों। अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है, आंखों में जलन होने लगती है। लंबे समय तक अगर आप रहें तो सांस लेने में भी तकलीफ होती है। लेकिन दर्शकों, डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं और कुछ ऐसी सलाह है जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं प्रदूषण से आप कैसे बच सकते हैं। वैसे तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी ख्याल रखिए, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाएं। ट्रैफिक वाले एरिया में आप जाने से बचें। और इतना ही नहीं, हर सुबह एक्सरसाइज करें और घर से निकलें तो पोल्यूशन का लेवल चेक कर लें अगर आपके पास समय है तो। भोजन में विटामिन C को शामिल करें। स्मोकिंग से दूर रहें तो बेहतर है, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा जहरीली है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आजकल एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है और विजिबिलिटी भी कम है। और ऐसे में कई सारी प्रॉब्लम्स एयर पोल्यूशन की वजह से रहती हैं, खासकर रेस्पिरेटरी डिजीजेज रहती हैं, कार्डियोवास्कुलर या हार्ट डिजीजेज भी बहुत कॉमन हैं। और एयर पोल्यूशन की वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और स्किन डिजीजेस, खासकर स्किन इरिटेशन, आई इरिटेशन, रेडनेस इन द आई, ये सब प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी एयर पोल्यूशन में विजिबिलिटी भी काफी कम हो जाती है, स्मोक बढ़ जाता है और क्लाइमेट चेंजेस काफी ज्यादा होते हैं और इकोनॉमिकल कॉस्ट भी इसको मैनेज करने में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब दर्शकों आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। भारत में टैरिफ का शोर आपने सुना होगा, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब मिलने लगा है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत से ट्रेड डील करना चाहते हैं, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन भारत अपने नए रास्ते तलाशने के लिए आगे बढ़ चुका है, आगे पथ पर निकल चुका है। आपको बताता हूं दर्शकों, भारत ने अपना नया रास्ता बनाया है। UAE, वियतनाम से भारत नए नए करार कर रहा है और भारत अपने लिए नया बाजार बना रहा है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आइए आपको दिखाता हूं। क्या आप भी इस मार्केट से जुड़े हुए हैं? क्या आप टेक्सटाइल से जुड़े हैं? क्या आप ज्वेलरी से जुड़े हैं? समुद्री प्रोडक्ट से जुड़े हैं? तो आपको बता दें कि आपके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली और एक नया मार्केट डिमांड भी होने लगी है और उसके लिए पूरी तरह से तैयारी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि भारत ने कैसे, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने टैरिफ लगाया और भारत ने नया व्यापार रास्ता खोज लिया है करने का। आइए मैं आपको जानकारी दूं। डोनाल्ड ट्रंप के हाई टैरिफ के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है दर्शकों। भारत ने टैरिफ प्रेशर कम करने का समाधान तलाश लिया है। भारतीय प्रोडक्ट्स की गैर अमेरिकी देशों में मांग बढ़ने लगी है। टैरिफ लगने के बाद गैर अमेरिकी देशों में निर्यात बढ़ा है। टैरिफ लगने के बाद गैर अमेरिकी देशों में निर्यात बहुत अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट में दावा किया गया दर्शकों,
अमेरिका ने रास्ते बंद किए तो यूएई, वियतनाम और बेल्जियम में टेक्सटाइल, जीन्स, ज्वेलरी और समुद्री उत्पादों की डिमांड बढ़ी है। टैरिफ के बाद इन सेक्टर्स में ज्यादा प्रभावित होने की आशंका थी। नए बाजार के दम पर भारत के एक्सपोर्ट में अच्छी तेजी आई है। हालांकि अमेरिका अभी भी समुद्री उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बना हुआ है। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर पेरू और नाइजीरिया में भी जगह बना रहा है। यूएई भारतीय कपड़ों के लिए एक बड़ा हब बनकर उभरा है। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी कपड़ों की मांग बढ़ने लगी है। ये डिमांड ने साबित कर दिया है कि भारतीय प्रोडक्ट कितने दमदार हैं, अच्छे हैं और इसके लिए पूरी तैयारी भारत ने कर ली है। अब मैं आपको सुनवाता हूं कि इसको लेकर क्या कह रहे हैं भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। सुनिए जरा। कोई हमारे साथ अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहे तो उसके लिए तो हम सदैव तैयार हैं, पर किसी भी प्रकार का भेदभाव मुझे लगता है भारत का 140 करोड़ देशवासियों का जो आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम ना तो कभी झुकेंगे ना कभी कमजोर होंगे। एक साथ मिलकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। यूएस के बहुत हाई टैरिफ के बावजूद हमारे हिंदुस्तान के एक्सपोर्टर्स ने और मुल्कों को और कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। आज हमारे एक्सपोर्टर्स ने टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी, मैरिन प्रोडक्ट्स कई और कंट्रीज को, जैसे यूएई है, वियतनाम है, बेल्जियम है, उसके अलावा और कई कंट्रीज हैं जिनको एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़ाया है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं जो भारत को बढ़ते हुए गौरव गाथा की एक नई कहानी कैसे लिख रहा है दर्शाती है। अंतरिक्ष में पाक का काल आ गया। दर्शकों, आपको तस्वीर दिखाते हैं आज कैसे इसरो ने कामयाबी हासिल की है। इसरो का कमाल आप देखिए दर्शकों, फुल फ्रेम दिखाइए। CMS-03 उपग्रह लॉन्च किया है दर्शकों आज, और ये भारत के अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। S200 motors ignited, plus 5 seconds. S200 boosters का सफलतापूर्ण प्रज्वलन 1-0. S200 motors ignited, plus 5 seconds. अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों ये कितनी महत्वपूर्ण है। ये दुश्मन की हर चाल पर नजर रखेगी और हमारी सेना में कैसे जानकारी आएगी, इसी से आएगी दर्शकों। कम्युनिकेशन, निगरानी और दूसरी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये सैटेलाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं ये सैटेलाइट सबसे ज्यादा नेवी को मदद करेगी और नेवी बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर दुश्मन आंख उठाकर देखेगा तो भारत की नेवी ही उसे सबक सिखाने के लिए तैयार है। और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस तरह से काम करेगी, कैसे पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनने वाली है, मुसीबत बढ़ाएगी, और ये कितनी खास है भारत के लिए, कैसे कामयाबी है, आइए जरा आपको विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं। इसरो ने आज भारतीय सेनाओं को अंतरिक्ष का बाहुबली सौंप दिया है। दर्शकों, श्रीहरिकोटा से कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। सैटेलाइट को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया गया है और CMS-03 अब तक का भारत का सबसे बड़ा सैन्य सैटेलाइट है। यह सैटेलाइट मल्टी बैंड कम्युनिकेशन उपग्रह है जो नेवी को स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन बनाने में मदद करेगा। आपको यह भी बता दूं मैं, मिशन कोऑर्डिनेशनल समुद्री डोमेन अवेयरनेस में मजबूती देगा। इस सैटेलाइट के अंदर कई अलग अलग ट्रांसपोंडर्स लगे हुए हैं जो वॉइस, डेटा, वीडियो लिंक को कई फ्रीक्वेंसी में सपोर्ट करेंगे। मतलब नौसेना के लोग जहाज पर हों या फिर हवा में, सैटेलाइट की मदद से आसानी से बातचीत कर सकते हैं। सैटेलाइट इंडियन ओशन में मजबूत टेलीकम्युनिकेशन कवरेज भी देगा, यानी हिंद महासागर के बड़े हिस्से में सिग्नल मजबूत करेगा और हाई कैपेसिटी बैंडविड्थ से लैस ये डेटा ट्रांसफर भी करेगा। बहुत बड़ी बात है दर्शकों, जिससे जहाज, विमान
पनडुब्बियों और कंट्रोल सेंटर्स के बीच सुरक्षित और बिना रुकावट वाला कनेक्शन स्थापित किया जाएगा। यह सैटेलाइट दुश्मन की हर गतिविधि को ट्रैक करने में सक्षम होगा और इसलिए दर्शकों इसे कहा जा रहा है भारत का बाहुबली। और इसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से अब तैयार है, क्योंकि भारत की सेना अब कम्युनिकेशन में भी मजबूत होगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज तुलसी विवाह है। यह दिन दिव्य मिलन का प्रतीक है दर्शकों। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं तुलसी के पौधे का हमारे जीवन में योगदान क्या है। आज वायु प्रदूषण से पूरी दुनिया त्रस्त है। ऐसे में तुलसी का महत्व जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तुलसी का पौधा वायु प्रदूषण को कम करता है दर्शकों। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ओजोन में छोड़ता है, जिससे सूर्य की हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से बचाव होता है। तुलसी में यूजेनॉल नाम का कार्बनिक तत्व भी होता है, जो मच्छर, मक्खी और कीड़े भगाने का काम भी करता है। इस तरह वायु प्रदूषण कम करने के लिए तुलसी का पौधा लगाना बेहद फायदेमंद है। तो आप चाहे आध्यात्मिक या फिर वैज्ञानिक, दोनों ही तरह से तुलसी को लगाएं और अपना ख्याल रखें। भारत की बात है, मैं इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH